ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जहां हम चर्चा करते हैं कोरोना से जुड़े हुए सिम्टम्स के बारे में, कोरोना से बचाव के बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में। बहरहाल, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देश में क्या स्थिति है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में लगभग 86% जो लोगों में कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली एंटीबॉडीज मिली हैं, इनमें 85% पुरुष और 88% महिलाएं शामिल हैं। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 41 नए मरीजों को पता चला है। टीकाकरण के बारे में अगर हम जानकारी आपको दें तो कोविड के विरुद्ध भारत ने मजबूती हासिल की है और अब तक लगभग 80 करोड़ वैक्सीन जो हैं दी जा चुकी हैं। ये कुल मिलाकर देश की स्थिति है और जैसा कि अभी आपने सुना, आज इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्र। डॉक्टर मिश्रा, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 23314444 पर भी फोन कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो इस नंबर से पहले 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर मिश्रा, कार्यक्रम की शुरुआत हम बहुत ही एक आम और महत्वपूर्ण सवाल है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब 80 करोड़ जो है टीके हम लोग लगा चुके हैं। एंटीबॉडीज भी लोगों में बननी शुरू हो गई है। कोरोना का संक्रमण भी राज्यों में बहुत कम हो चुका है। ऐसे में अब जब मौसमी बुखार हमारे सामने आ रहा है तो उन दोनों में हम कैसे फर्क पता लगा पाएंगे, और खासकर मैं बात करना चाहूंगा चिकित्सकों की, वो किस तरह से ट्रीट करेंगे, क्योंकि कहीं वो ना समझे कि हर आने वाला बुखार जो है वो कोरोना से संबंधित है। डॉक्टर मिश्रा जी, ये नवीन जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये जी। और आजकल मियादी बुखार जिसे बोलते हैं, या जो बरसात के मौसम में तरह तरह के दूसरे वायरस और बैक्टीरिया की भी जो दो पैथोजन है, कीटाणु हैं जो आमतौर से बुखार करते हैं, उसमें एक वायरस होता है जो सब लोगों को पता है, पिछले 1.5 साल से कोविड चर्चा में है, और बैक्टीरिया तरह तरह के होते हैं। इन दिनों पानी का कंटेमिनेशन होता है तो टाइफॉइड भी थोड़ा सा सिर उठा देता है। अगर पानी की जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है, पानी कंटेमिनेटेड है, तो वो भी होता है। लेकिन अभी जो देखने में हाल में आया है उत्तर भारत में और बाकी राज्यों में भी, बरसात के मौसम में पानी जमा हो जाता है बहुत जगह जी, और उस पानी में वो काफी साफ पानी होता है वैसे तो, और उसमें जो मच्छर पनपते हैं, जो एक डेंगी करके बुखार है, उसको वो मच्छर के द्वारा फैलता है। जैसे मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है, वैसे ही डेंगी बुखार भी मच्छर, एक जिसको डेंगी होता है उसको काटता है, फिर वो दूसरे व्यक्ति को काटता है, और ये आमतौर से दिन में होती है मॉस्किटो बाइट, रात में नहीं होती। जैसे मलेरिया का जो मच्छर है वो रात में ज्यादा काटता है और फैलाता है मलेरिया, लेकिन जो डेंगी वाला है ये दिन में, और इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि इसके बचाव के लिए एक तो अपने आसपास पानी का कहीं भी भराव है, कोई आपके गार्डन में कहीं पर स्टेगनेट हो रहा है, क्योंकि इतना बरसात हुई है तो पानी अवश्य जमा हो जाता है। और इसीलिए हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के जो गांव हैं उन पे डेंगी फैल रहा है, और फैला है, थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। जैसे मथुरा में जी, जिला मथुरा में, जिला फिरोजाबाद में, कासगंज में, और भी जगहों पे हुआ है। लेकिन और फिर एक ईस्टर्न यूपी और बिहार में के लगे हुए हिस्सों में एक जैपनीज एन्केफेलाइटिस का बुखार भी होता है, उसकी वजह से भी बच्चे बीमार होते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि अभी बच्चों में ज्यादा हुआ है ये जो बुखार का संक्रमण है, और ये काफी केसेस इसमें डेंगी के हैं। अब ये जो प्रश्न है कि डेंगी को कोविड से कैसे अलग किया जाए, तो
ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को तो ठीक ही हो जाते हैं, डेंगू वाले भी ठीक हो जाते हैं, कोविड वाले भी ठीक हो जाते हैं, और बाकी कोई भी मौसमी वायरल बुखार है वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन जो डेंगू का बुखार है वो ठीक होने के बाद उसमें जो हमारे ब्लड में जो ब्लड को क्लॉटिंग कराते हैं प्लेटलेट्स, उन पे असर पड़ता है, उनकी कमी हो जाती है शरीर में, खास तौर से जब बुखार ठीक हो जाता है। तो इसलिए जो बुखार आ रहा है और बच्चे इसमें ज्यादा ग्रसित हुए हैं और अस्पतालों में काफी संख्या में रोगी भी आए हैं, निजी अस्पतालों में भी आए हैं, सरकारी अस्पतालों में भी आए हैं, और उनके जो लक्षण हैं वो तो लगभग बराबर बुखार सब में है, कोविड में भी है और डेंगू में भी है, दूसरे वायरल फीवर्स में भी है। लेकिन क्योंकि उत्तर भारत में जिस तरह से आपने अभी बताया, दिल्ली में बहुत थोड़े से संक्रमण के रोगी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत कम कोविड के रोगी आ रहे हैं, हालांकि टेस्टिंग बराबर हो रही है हर बुखार में, तो इसलिए उसके लिए भी टेस्ट होता है। तो एक तो कोविड का टेस्ट तो होता ही है जी। उसके अलावा अगर कोविड का हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बोलते हैं हम लोग कि कितना आप किस चीज बुखार को क्या समझ रहे हैं, उसकी एक स्केल हम कहते हैं जिसको क्लिनिकल इंडेक्स ऑफ सस्पिशन कहलाता है वो जी। और अगर उसमें हमें ऐसा लगता है कि ये क्लिनिकल इंडेक्स ऑफ सस्पिशन कोविड की तरफ नहीं है, तो पहले डेंगू रूल आउट करना होता है, और डेंगू के टेस्ट उपलब्ध हैं, डेंगू की सीरोलॉजी उपलब्ध है जो आसानी से हो जाती है सभी प्राइवेट क्लिनिक्स में भी और सरकारी अस्पतालों में भी, उससे पता लग जाता है। और इसमें खास बात यही है कि लोगों को, जैसे हम कहते हैं हाई फीवर अगर आता है, डेंगू में कई बार हाई फीवर आता है, तो उसको हम ठंडे पानी की या रूम टेम्परेचर जो पानी है उसमें भिगो के पट्टियां शरीर पर रख के नीचे करिए अगर पैरासीटामोल से बुखार नीचे नहीं आ रहा। और इसमें दोनों बुखारों में हम लोग यही कहते हैं, पैरासीटामोल जो क्रोसिन के नाम से भी जानी जाती है, सबसे सेफ और इफेक्टिव दवाई वही है जी। जब बुखार तेज हो तो उस समय अगर पैरासीटामोल से एकदम से नीचे नहीं आ रहा तो ठंडे पानी की पट्टी सिर पर हाथ पैरों पर रख के बुखार को नीचे करना है। और उसके बाद पानी की कमी होती है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है, जो जिन लोगों को पाचन तंत्र के सिम्टम्स होते हैं तो उनको वॉमिटिंग भी होती है और पेट में दर्द हो सकता है कुछ लोगों को। तो उन लोगों को पानी की कमी होती है तो उसमें ओरल रिहाइड्रेशन जो पाउडर होता है बच्चों के लिए, वो उसको पानी में घोल के देते हैं, या शिकंजी बना दें घर में, नमक चीनी और पानी डाल के साफ पानी में उबाल लें पानी, वो सबसे अच्छा है घर में, सेफ है और उसमें कोई इतना खर्चा भी नहीं है कि आप पानी एक पूरे भगोने में उबाल लें और उसमें थोड़ा सा नमक थोड़ी चीनी मिला के और पिलाएं, शिकंजी बना के नींबू डाल के, तो वो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है और उससे पानी की कमी भी नहीं होगी। क्योंकि डेंगू में जब हम देखते हैं, जब 3, 4, 5 दिन में बुखार ठीक हो जाता है उसके बाद प्लेटलेट गिरता है और उसका कारण ये होता है कि जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है उसमें जी। और उसकी वजह से ये डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है प्लेटलेट का। और फिर कई बार जो बोन मैरो है वो भी सप्रेस हो जाता है। अगर कोई दवाई किसी ने इस तरह की ले ली है जो बोन मैरो पर भी गलत असर डालती है, ब्रूफेन जैसे कुछ लोगों को माफिक नहीं आती है, जो जिनको हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो दूसरे पैरासीटामोल से अलग होती है, ये भी बुखार कम करती है, ये भी दर्द में आराम देती है, लेकिन ये इस तरह के बुखारों में ये सेफ नहीं मानी जाती। पैरासीटामोल सबसे सेफ मानी जाती है। तो इस समय चूंकि उत्तर भारत में डेंगू का प्रकोप ज्यादा है तो इसलिए पहली डायग्नोसिस डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग कहते हैं कि भाई डेंगू करें और उसके बाद फिर देखें। और चूंकि बच्चों में कोविड बहुत ज्यादा देखा नहीं गया, दोनों पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी, इसलिए अब चूंकि कोविड यहाँ है भी नहीं इतने मात्रा में, तो हमें पहली डायग्नोसिस इस समय उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में डेंगू की लेके चलें और डेंगू की सीरोलॉजी करा लें, उससे पता लग जाता है कि डेंगू है या नहीं है। डॉक्टर मिश्रा, आपने एक वर्ड यूज किया था क्लिनिकल इंडेक्स सस्पिशन, इसमें कैसे पता लगाते हैं कि ये बुखार डेंगू है या ये बुखार आपका कोरोना से है किसी और वजह से है? ये वही फिर से मैं इसमें दोहराऊंगा
चाहूंगा कि चूंकि उत्तर भारत में इस समय कोविड का प्रकोप कम है जी, और बुखार बढ़ गया है और देखा ये गया है कि ये बुखार दिमाग पर भी असर डाल रहा है बच्चों के और बड़ों के, लेकिन बच्चों में ज्यादा देखा गया है। तो इसका क्लिनिकल इंडेक्स ऑफ सस्पिशन इसीलिए बढ़ जाता है अदर देन कोविड के लिए, क्योंकि जो कोविड में लंग ज्यादा, फेफड़े ज्यादा अफेक्ट होते थे और उसमें भी जो सांस की तकलीफ होती थी वो 1 हफ्ते के बाद होती थी। इसलिए चूंकि एक तो इसका इस समय अनुपात कम है कोविड का उत्तर भारत में, इसलिए हम लोगों को फिर क्लिनिकल इंडेक्स ऑफ सस्पिशन जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बुखार हुआ किसी को क्या क्या हम सोच सकें, तो उसमें सबसे इस समय टॉप पे डेंगू आएगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों में। उसके बाद फिर दूसरी डायग्नोसिस होगी कोई और वायरल फीवर और तीसरी डायग्नोसिस कोविड की। लेकिन चूंकि कोविड का भी प्रकोप पूरी तौर से समाप्त नहीं हुआ है तो उसको भी एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन उसका भी रखना ही पड़ेगा यदि डेंगू और दूसरे वायरल फीवर रूल आउट हो जाते हैं। अब दूसरे वायरल फीवर इतनी आसानी से रूल आउट नहीं होते क्योंकि उनका कोई टेस्ट नहीं है। डेंगू का टेस्ट है, कोविड का टेस्ट है, मलेरिया का टेस्ट है। फिर तीसरी डायग्नोसिस हम मलेरिया के बुखार की भी इस समय लेके चलेंगे क्योंकि मच्छर पनपते हैं बरसात में, तो मलेरिया भी एक होता है। फिर टाइफाइड का भी हम लेके चलेंगे। तो ये एक हम लोग कहते हैं एक्सक्लूड करते जाते हैं। तो सबसे पहले डेंगू का आपने टेस्ट कर लिया, डेंगू किसी का बुखार अगर ठीक नहीं हुआ और वो अस्पताल में लाया गया व्यक्ति या बच्चा, तो उस समय फिर ये बात आती है क्योंकि अधिकतर लोग तो घर पे रह के ही ठीक हो जाएंगे, डेंगू वाले भी और मलेरिया वाले भी और कोविड वाले भी। लेकिन जिन लोगों को अस्पताल में आने की आवश्यकता पड़ती है उनमें फिर हम ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात कहते हैं कि पहले आप डेंगू और दूसरे वायरल बुखार को रख लीजिए नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कोविड को रख लीजिए, नंबर 3 पे फिर आप मलेरिया, चौथे पे फिर आप टाइफाइड और फिर दूसरे जो और भी एक स्क्रब टाइफस और या इस तरह की जो थोड़ी अनकॉमन बीमारियां हैं वो भी बरसात में बहुत सारी बैक्टीरियल बीमारियां भी सिर उठाती हैं, तो वो उनका फिर हम लोग और एक एक करके सबको रूल आउट करना होता है। टेस्ट से डेंगू का टेस्ट है, कोविड का टेस्ट है, मलेरिया का टेस्ट है, टाइफाइड का भी टेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग उसको फिर रूल आउट करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये सलाह पेशेंट्स के साथ साथ चिकित्सकों के लिए भी आप दे रहे हैं कि उन्हें भी विशेष ख्याल रखना है कि सभी तरह के टेस्ट को रूल आउट करें, उसके बाद फिर वो कोरोना पर जाएं। बहरहाल हमारे पहले श्रोता जो हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं अभी 80 करोड़ लोगों को अभी वैक्सीनेशन हो चुका है सर। अभी 100% तो अभी 1-1.5 महीने में तो हो ही जाएगा। सर मेरा ये सवाल है कि ये जो 18 साल के नीचे के जो एज ग्रुप है सर, उनका वैक्सीनेशन कब तक करने का कार्यक्रम है और उन पे जो रिसर्च और जो टेस्टिंग चल रही थी क्या सर वो हो चुका है क्या? जी डॉक्टर मिश्र, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि आज हमारी जो टीकाकरण की गति है बहुत तेज हो गई है और हम लोग सितंबर के आखिर में, मेरा अनुमान था जब मई जून में हम बात करते थे कि ये संख्या जो आज हमें मिल गई है 18 सितंबर को 80 करोड़ की, ये मेरा अनुमान था ये अक्टूबर में मिलेगी जाके या सितंबर के अंत में मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगा और हम सब देशवासियों को और सरकार को भी इसमें बधाई देना चाहेंगे कि जो जितना लोगों ने इसमें स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना योगदान किया और जो हमारी वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, जाइडस कैडिला, इन लोगों ने योगदान किया, तो इस वजह से ये उपलब्धि हुई है। दुनिया में हम इकलौते अब बन गए हैं जो एक दिन में सबसे अधिक का जो रिकॉर्ड बनाया है कल प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर। ये भी एक सराहनीय कदम हुआ है और प्रधानमंत्री ने इस पर टिप्पणी भी की कि वो बहुत भावुक हो गए कि इस तरह का उपहार उनको मिलेगा, ये उनको आशा नहीं थी और ये सबके लिए एक बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत संतोषजनक बात है। अब प्रश्न ये है, बच्चों 18 वर्ष से नीचे के बच्चों में
12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो है वो जायडस कैडिला की जो हमारी वैक्सीन है उसका ट्रायल हो चुका है, वो अप्रूव हो गई है। जैसे ही डोजेज उपलब्ध हो जाएंगे और जिसकी संभावना अक्टूबर में बताई जा रही है, तो संभवतः अक्टूबर से 3 डोज की वैक्सीन है ये, और ये शुरू हो जाएगी अक्टूबर से बच्चों में, क्योंकि इसको DCGI ने भी इसको मान्यता दे दी है इमरजेंसी यूज के लिए, और अच्छी वैक्सीन मानी जा रही है, DNA वैक्सीन है ये। इसके अलावा और ट्रायल का भी एक अनुमति मिल गई है, जो ये इनकी स्पुतनिक है उसकी 1 डोज की वैक्सीन को भी एक मंजूरी मिल गई है ट्रायल करने के लिए। अभी हमारे पास जो बच्चों में सभी बच्चों के लिए जो उपलब्ध है वो RNA वैक्सीन उपलब्ध है, जो कि मॉडर्ना और फाइजर की थी, वो अभी भारत में उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि उन लोगों ने ये कहा है कि हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा नहीं है भारत के लिए, वो 2022 में देंगे, लेकिन हम उस पर निर्भर भी नहीं कर रहे हैं। और चूंकि पहली और दूसरी लहर में जितना प्रकोप हुआ और उसमें बच्चे फिर भी कम इन्वॉल्व हुए, लगभग वही प्रतिशत रहा बच्चों का, तो इसलिए बहुत सारे जो चिकित्सक थे, बाल चिकित्सक थे, उनका मानना ये था कि ये कहना कि बच्चों में ज्यादा संक्रमण होगा, वो लोग नहीं इस बात को मान रहे थे, और इसीलिए लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है। अगर बच्चे में किसी प्रकार से संक्रमण होता है किसी भी तरह का, आजकल अब चूंकि कोविड नहीं है तो डेंगू के साथ आ रहे हैं बच्चे, तो उसको भी हमें देखना है। तो इसलिए जो प्रश्न था कि बच्चों के लिए कब से वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, तो मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी ही हो जाएगी। अक्टूबर से हम आशान्वित हैं कि अक्टूबर से हमको जायडस कैडिला की वैक्सीन बच्चों में लगनी शुरू हो जाएगी। हमारे अगले श्रोता हैं गाजियाबाद से राम सिंह। आइए उनका प्रश्न, उनकी जिज्ञासा सुनते हैं। राम सिंह जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी महोदय, आपका मैं पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आकाशवाणी वालों का, उनका भी और डॉक्टर साहब का भी। जी शुक्रिया। मेरे 2 सवाल थे सर, छोटे छोटे। जी कहिए। एक तो निवेदन ये है कि ये जो इंजेक्शन अभी वैक्सीन दी जा रही है, हाँ, तो क्या ये किसी इसी कौन सा बीमारी का नाम ही भूल गया, कोरोना जो चल रहा है, कोरोना। हाँ, ये कोरोना के लिए है या और जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, इन पर भी कारगर है, इनमें भी कुछ इसका असर होगा? जी, दूसरा सवाल वैक्सीन के लेने से। जी, एक बात तो मैं ये जानना चाहता था। दूसरा मैं ये जानना चाहता था, जैसे जिन्होंने दोनों डबल डोज ले ली इंजेक्शन की, दोनों डोज, वो कितने दिन के लिए इम्यूनिटी बनती है शरीर की, या मतलब होल लाइफ के लिए बनती है, या साल के लिए, या कितने दिन में के लिए बनती है? ये 2 सवाल। डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है, कोरोना के अलावा भी किन किन बीमारियों से हमारी रक्षा कर सकती है? नहीं, ये तो केवल कोरोना से ही रक्षा करेगी, और बीमारियों में, दूसरे वायरल बुखारों में ये नहीं वैक्सीन काम करेगी, क्योंकि बनाई ही ये कोरोना के लिए गई है वैक्सीन। इसलिए केवल अभी डेंगू की वैक्सीन बनी थी, ट्रायल हुआ था कुछ वर्षों पहले, लेकिन वो उसमें सफलता हाथ नहीं आई। वो फिलीपींस में हुआ था ट्रायल, लेकिन उसमें अभी सफलता नहीं मिली है। डेंगू के भी 4 वेरिएंट हैं एक्चुअली, और वो इस समय जो वेरिएंट चल रहा है वो दूसरा वेरिएंट चल रहा है, नंबर 2 वाला, DN2 वाला। तो इनका ये पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि डेंगू की अभी, या और जो इन्होंने कहा दूसरे बुखार हैं, उनकी अभी कोई वैक्सीन नहीं है। टाइफाइड की है, वो तो बैक्टीरियल बुखार है, और मलेरिया की भी अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। और इसके अलावा जो इनका दूसरा प्रश्न था कि दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न इनका ये था डॉक्टर साहब कि दोनों डोजेस लेने के बाद कितने दिन तक इम्यूनिटी कितने दिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है शरीर में, जो हमारी इम्यूनिटी है। तो इसमें मैं राम सिंह जी को यही कहूंगा कि अभी इस प्रश्न का बहुत ठोस उत्तर हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जैसे USA में की अगर हम उदाहरण लें, वहां पे एक बूस्टर डोज की बात चली है कि जिन जिन लोगों को दोनों डोज उनकी फाइजर या मॉडर्ना की लगी हैं, उसकी बूस्टर डोज 6 महीने के बाद लगाने की बात
इसी बिना पे चल रही है कि जो इम्यूनिटी बनती है, जो प्रतिरोधक क्षमता बनती है, वो 6 महीने लास्ट करती है या 8 महीने लास्ट करती है। लेकिन ऐसा शोध भी सामने आया है जिसमें करीब 212 दिन तो एंटीबॉडीज देखी ही गई नेचुरल इन्फेक्शन के बाद, जो हमको कोविड का इन्फेक्शन हुआ। और कुछ एक और भी शोध ऐसा सामने आया कि जैसे इन्होंने भी कहा कि लाइफ लॉन्ग रहती है क्या, तो एक अनुमान ये भी आया कि हो सकता है कि ये जो मेमोरी सेल्स हैं हमारे शरीर में, जिनको याद बना रहता है कि ये कोरोना का वायरस था और जैसे ही कोरोना का वायरस का अटैक होगा वो एक्टिवेट कर देंगे। तो वो भी एक मत आया था, लेकिन अभी शोध इस पे चल रहे हैं, सारी वैक्सीन पे जितनी भी बनी है। आप ये मान के चलिए कि लगभग 1 साल तो काम करनी चाहिए। जैसे हम कॉमन फ्लू की जो वैक्सीन आती है वो भी आरएनए वैक्सीन है, वो भी आरएनए वायरस है, और वो भी इन्फ्लुएंजा वायरस भी कोरोना की तरह ही होता है। उसकी जो वैक्सीन है वो साल पर रिपीट करनी पड़ती है, दोबारा लगवानी पड़ती है। कुछ वायरसेस हैं उनकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, जैसे मीजल्स की है, स्मॉल पॉक्स की। देखिए सब अब पूरी हम लोग सब इम्यून हो गए, स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया गया। तो ये मान के चलें आप कि अभी भारत में खैर बूस्टर का अभी प्रश्न सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी लोगों को जो 1-1 डोज और 2-2 डोज ही मिल रहे हैं इसलिए। लेकिन विकसित देशों में बूस्टर डोज का प्रश्न आया है, इजराइल में आया है, सिंगापुर में आया है और न्यूजीलैंड में आया है। छोटे छोटे देश है जिनकी छोटी छोटी जनसंख्या है, तो वो लोग बात कर रहे हैं इस तरह की। यूएसए में भी बात हुई है बूस्टर की, लेकिन अभी पूरी दुनिया में वैक्सीन की उपलब्धता बहुत सीमित है। इसलिए अभी हम लोग यही कह रहे हैं कि जो नेचुरल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी है और जो वैक्सीन की है, लगभग 6 से 8 महीने तो मान के चलिए होती ही है, उससे लंबी भी हो सकती है। हमारे अगले श्रोता हैं अमृतसर से प्रेम सागर, आइए उनका सवाल, उनकी जिज्ञासा। हाँ प्रेम सागर जी, स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? कोड किया मैंने। प्रेम सागर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ प्रेम सागर जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार आकाशवाणी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कोविड केसेस आर ऑन काफी डिक्लाइन हो रहे हैं। हाँ जी। इवन इन केरला और महाराष्ट्र हाँ जी बहुत कम हो रहे हैं। कैन वी होप फॉर ए कोविड फ्री इंडिया इन कमिंग मंथ्स और इन द नेक्स्ट ईयर? जी डॉक्टर मिश्र, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ इन्होंने सवाल पूछा है। बिल्कुल हम सब ये चाहेंगे बिल्कुल कि हम कोविड फ्री हो, जितना शीघ्रता से हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा आगाही करूंगा कि बहुत अच्छी बात है, हमारी स्थिति बहुत सुदृढ़ है कोरोना को लेके। खास तौर से उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें हम जम्मू कश्मीर से ले लें, हिमाचल से ले लें, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तक स्थिति अच्छी बनी हुई है। लेकिन अभी दक्षिण भारत में जो संक्रमण की संख्या है वो बराबर अभी चल रही है। और अभी आप देखिए संक्रमण कभी 25,000 हुआ, कभी 30,000 हुआ, 35 हुआ, 40 हुआ, 45, 44 ऐसे चल रहा है। और पिछली बार का अगर आपको याद हो तो संक्रमण की संख्या पूरे भारत में 8 से 10,000 आ गई थी फरवरी में। और उसके बाद हम लोगों ने दूसरी लहर देखी जिसमें नेचुरली जो था हमारा डेल्टा वेरिएंट का भी बहुत उसमें योगदान था इतना ज्यादा संक्रमण करने में। तो अभी हमको देखिए मैं यही कहूंगा आपसे कि हम सबको अभी बचाव के उपाय करते रहने हैं। जो मास्क है उसको नहीं छोड़ना है, दूरी जहां तक बना के रख सकते हैं वो बना के रखनी है। इसके अलावा आप जब भी कोई अभी शादी ब्याह या कोई भी बड़ी पार्टीज गैदरिंग्स नहीं करनी है, यात्रा जितनी कम से कम कर सकते हैं उतनी करें, क्योंकि ये कोई भी वेरिएंट जब इतना घातक हो जाता है जैसे डेल्टा वेरिएंट हुआ अप्रैल मई में और हमने कितना तांडव देखा कोविड का, तो वो हम फिर देखना नहीं चाहते। इसलिए बिल्कुल आपका ये घी शक्कर है आपके मुंह में अगर दिसंबर तक हम कोविड फ्री हो जाएं, लेकिन उसकी अभी संभावना पूरी तौर से नहीं है, क्योंकि अभी आप देखिए विकसित देश जिन्होंने हमसे पहले वैक्सीनेशन शुरू किया
और वैक्सीनेशन की उनकी क्षमता भी ज्यादा थी, जनसंख्या बहुत कम थी, फिर भी वहां पे हम यूएसए में इतने केसेस बढ़ रहे हैं इस समय, और ऑस्ट्रेलिया में भी लॉकडाउन लगाने पड़े जो कुछ भी जनसंख्या नहीं है वहां पे, न्यूजीलैंड में, सिंगापुर में, कोरिया में, जापान में, चाइना में, सब जगह केसेस बढ़े हैं, सभी देशों में, मलेशिया, पूरे फार ईस्ट के कंट्रीज में भी बढ़े हैं। तो अभी हमको किसी भी तरह की लापरवाही हमारे लिए घातक हो सकती है। तो हम लोगों का मानना यही है, प्रधानमंत्री ने भी आज यही कहा जब वो गोवा में लगभग 100% जो भी एलिजिबल लोग थे, वयस्क थे, उनको सबको एक एक डोज लग गई। तो ये पहला गोवा ऐसा राज्य है जहां पे 100% कवर हो गया है एक एक डोज के साथ। तो हिमाचल हो गया है। तो छोटे राज्य हैं, जनसंख्या कम है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, लेकिन वहां पे भी बिल्कुल जो गति चल रही है टीकाकरण की बहुत अच्छी चल रही है। और इतना बड़ा राज्य होने के बाद, इतनी जनसंख्या होने के बाद भी वहां संक्रमण की जो संख्या है बहुत कम आ रही है, दिल्ली से भी कम आ रही है। ये अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसको मानता हूँ। और उत्तर प्रदेश ने भी बहुत अच्छा टीकाकरण अभियान में किया है, सभी राज्यों ने अच्छा कर रहे हैं, और हम यही मान के चलेंगे कि बचाव के उपाय जो हम लोगों का एक जिम्मेदारी है उसको हम लोग निभाएं, वो है बचाव के उपाय। और मास्क इस समय भी आगे भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये साधारण उपाय है, लेकिन बहुत बड़ा उपाय है जिससे हम संक्रमण को अपने से भी दूर रख सकते हैं और अपने निकट जनों से भी दूर रख सकते हैं, अपने मित्रों से दूर रख सकते हैं। काम की जगह पे जब भी हम जाएं मास्क लगा के जाएं। और मैं तो क्योंकि सर्जन हूं तो ओटी में जाता हूं तो 2 से 3 मास्क भी लगा लेता हूं, क्योंकि ये बहुत आपका करीब 95-96% तक मास्क से बचाव हो जाता है। जी डॉक्टर मिश्रा, हम बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, कई लोग वैक्सीनेशन के बाद अपनी एंटीबॉडीज चेक कराते हैं, ये कितना सही है? अगर हम इसमें जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन लोगों की बात माने तो एंटीबॉडी चेक कराने की कोई आवश्यकता नहीं है जी, क्योंकि एंटीबॉडी हमको जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है वैक्सीन का वो बताती है। मेमोरी सेल्स के बारे में कोई इस पर टिप्पणी नहीं होती है एंटीबॉडीज की जी। तो मान के ये चलना चाहिए कि कोई भी वैक्सीन है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आप में प्रतिरोधक क्षमता बनाना, और प्रतिरोधक क्षमता बनती है हमारे बोन मैरो में, हमारे मेमोरी सेल्स होते हैं वहां से आते हैं वो। तो एंटीबॉडी ठीक है, वो भी एक द्योतक होती है प्रतिरोधक क्षमता की, बट वो कई बार नहीं भी हो तो भी हमें प्रतिरोधक क्षमता बन सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है। इसलिए एंटीबॉडी कराना कोई मैंडेटरी नहीं है और कोई कराने की आवश्यकता नहीं है। उस पर पैसा खर्च करें लोग बिना बात के, उसका कोई उपयोग नहीं है बहुत ज्यादा। और आप दोनों डोज लगवाएं, और जैसे ही अब हमारे पास सारी हमारे जितने भी लोग हैं कवर हो जाएंगे तो बूस्टर डोज भी शुरू हो जाएगी या रिपीट डोज भी शुरू हो जाएगी। जी डॉक्टर मिश्रा, और ये चलता रहेगा कार्यक्रम। जी डॉक्टर मिश्रा, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाएं शांत करने के लिए, उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए और अपनी विशेष राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, बहुत अच्छा लगा। जी शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल कुछ और नए सवालों के साथ, कुछ एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं। फोन नंबर है 1800-115767। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।